माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी जो न्यू कर तो इसमें कमी आते हैं। एमसीक्यू जो होंगे उसमें हमारे थ्योरेटिकल में से ही बनेंगे, तो हम आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा अकाउंटेंसी क्या है। देखिए, प्रत्येक उद्योगपति एवं व्यापारी निश्चित अवधि के पश्चात अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणाम जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि इस अवधि में उसे कुल कितना लाभ जहाँ होनी हुई। इसके साथ व्यापारी यह भी ज्ञात करना चाहता है कि उसकी कितनी पूंजी संपत्तियों में विनियोजित है, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है, देनदार कितने हैं। इन सब बातों के बाद ही व्यवसायिक संस्था की लाभन क्षमता का अनुमान लगा सकता है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम लेखांकन अथवा लेखाकर्म कहते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट के अनुसार लेखांकन उन व्यवहारों घटनाओं को जो कि कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के प्रभावपूर्ण ढंग से मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने तथा उनके परिणामों के निर्वचन करने की कला है। अब इसमें हमारा मौद्रिक रूप का मतलब होता है, जैसे हम केवल रुपये में लिखते हैं तो अकाउंट में हम किसी को लेन देनों को, जैसे हमने वेतन दिया तो 5,000 रुपये, अब हम वेतन देने वाले के गुण के बारे में नहीं करते हैं कि वो ईमानदार है, बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, केवल मौद्रिक रूप में। वर्गीकृत में क्या होता है, जैसे हम जनरल बना लेते हैं, उसके बाद हम उनका लेजर वगैरह बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस उनको, जैसे मान लो कैश अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं तो उनको हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर उनका हम आकलन करते हैं। लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए बना रहे हैं। अब आप जैसे स्कूल पढ़ जाती हो तो आप इसका स्कूल जाने का उद्देश्य क्या होता है, पढ़ाई करना। होटल जाते हैं तो आपका उद्देश्य होता है होटल में खाना खाना। सिनेमा हॉल जो जाते हैं तो आपका उद्देश्य होता है पिक्चर देखना। इसी प्रकार लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो लाभ हानि ज्ञात करना होता है, आर्थिक स्थिति पता करना होता है कि कितने रुपए देने हैं, कितने लेने हैं, और वित्तीय सूचना प्रदान करना होता है सभी प्रबंधक को सही निर्णय ले सके। और लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय संबंधित विभिन्न पक्षकारों, जैसे मालिक होता है, मैनेजर होता है, इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, डेटर्स होते हैं, इन सभी को सूचनाएं उपलब्ध कराना। इसके बाद है हमारा दोहरा लोका प्रणाली। तो इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इसके जन्मदाता कौन थे, ल्यूकस पैसिओली। तो इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, दोहरा मतलब दोहरा लेखा प्रणाली। अकाउंट लाए पैसे, अकाउंट में पैसों की बात होती है तो अकाउंट लाए पैसे, ल्यूकस पैसिओली। और 1494 में इसका विकास हुआ था। इसमें बताया गया था दो पक्ष होते हैं, आपको पता ही है। जब हम जनरल करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। इसमें एक पाने वाला दूसरा देने वाला होता है। जब एक पक्ष खरीदने वाला, दूसरा, आपको पता ही है, 3 नियम होते हैं, पाने वाले को ऋणी, देने वाले को धनी, आने वाली वस्तु को ऋणी, जाने वाली वस्तु को धनी, समस्त खर्चों को ऋणी और आय व्यय को धनी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा बनता है। देखिए, न्यायपूर्ण प्रणाली है, जब एक को देना है तो एक से लेना है। लेन देन के दो पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक है, पूर्णतः सुनिश्चित सिद्धांत होते हैं इसमें। अब आप एंट्री भी करोगे तो एंट्री के नियम अगर आपको नहीं पता होगा जनरल के तो नहीं कर सकते हो। लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे, तो जब तक आपको रूल नहीं पता होगा आप नहीं बना सकते हो। ये सार्वभौमिक मतलब हर जगह मान्य होती है, यूनिवर्सल समझ लीजिए इसे। और निश्चित नियम होते हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे। इसके बाद गणितीय शुद्धता की भी जांच हो जाती है, पता लग जाता है कि कितना लेना है, क्या देना है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, छल कपट की कम संभावना है, और व्यापार की आर्थिक स्थिति का आपको पता लग ही जाता है। अब इसके बाद कुछ हमारी मुद्रा मापन की अवधारणा में हम केवल मुद्रा से संबंधित ही काम करते हैं। व्यावहारिक घटना को लेखांकन लेखा में नहीं किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है। अब जैसे मान लो संपत्ति, व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है तो हानि व्यवसाय की कितनी संपत्ति दायित्व हैं जानेंगे तभी संभव है, जबकि व्यवसाय का अस्तित्व तथा व्यवसाय का निजी अस्तित्व पृथक पृथक रखा जाए। अब मान लो कोई व्यापारी है, वो बिजनेस कर रहा है, अब उसकी घर की संपत्ति कितनी है, उसने घर में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और बिजनेस का व्यापार क्या है, वो दोनों अलग होना चाहिए, जिससे हमको उसकी पूरी जानकारी रहे। रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है। देखिए,
लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी संभावित हानियों की व्यवस्था कर लो, यही रूढ़िवादिता की अवधारणा है। इसमें हमारा स्टॉक की मूल्यांकन है, जिसके हम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य जब बाजार मूल्य दोनों में जो कम ऊपर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है, यानी इसका एमसीक्यू बनता है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति इस अवधारणा की वैधता को आधार पर चुनौती देते हैं कि इससे व्यवसाय संस्था की विस्तृत स्थिति का सही सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं होता है। लेखांकन की इकाई अवधारणा में क्या होता है, इसमें स्वामी से अलग माना जाता है व्यवसाय को, और एक समय दो अलग अलग अस्तित्व हैं, जैसे बिजनेस और प्राइवेट चीज़ें। व्यापारिक संपत्तियों की मालिक व्यवसाय इकाई होती है, ना कि स्वामी की। चालू व्यवसाय की अवधारणा में क्या होता है कि इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जो व्यापार है दीर्घ व अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, और हम चिट्टे को संपत्तियों के आधार मूल ना दिखाकर ह्रास मूल पर दिखाया जाता है। जैसे आप जानते हो, जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा 50,000 का है, तो उस पर हम डैप वगैरह जो लगाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा व्यापार 15-20 साल चलेगा, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन कम करके। इसी प्रकार अद्यत व्ययों का समायोजन करते हैं। जैसे मान लो हमें किसी को 15,000 रुपये दिए हैं सैलरी के, और 10,000 ही चुका पाए, तो 5,000 अद्यत हमको देना पड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा व्यापार चालू रहेगा। लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये आप इसको देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लेखांकन की अवधारणाओं तथा सिद्धांतों में अंतर। लेखांकन की शाखाएं बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल, इसमें हम वित्त के संबंध में बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंट, इसमें हमारा टेंडर वगैरह होता है। प्रबंधीय लेखांकन, इसमें हमारा कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट, बजटरी। ये आगे की जब क्लासों में आप पढ़ेंगे तो इसके लिए अलग से बुक होती हैं। टैक्स में हमारा आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर आता है। सरकारी लेखा, ये सरकार जो भी अपने अकाउंट रखती है उसमें आता है, जैसे स्थानीय निकाय वगैरह हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। मानवीय संसाधन में मानव के संबंध में आता है, और ये मुद्रास्फीति है, तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद लेखांकन हमारा मेन पर्पस है आपको एमसीक्यू अगर आपको करने हैं तो हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा देंगे सारे। तो देखिए, ये लेखांकन है, इसमें लेखांकन प्रमाण 2, 3, 6 ये सारे लेख किससे रिलेटेड हैं वो आप देख लीजिए। अब आपको बता देते हैं खाते प्रकार के। व्यक्ति में व्यक्ति को जुड़ा हुआ होगा तो समझ लेना व्यक्ति है, फर्म है, कंपनी है, दिनेश है, नंद है, नागार्जुन है, कोई सा भी व्यक्ति जुड़ जाए वो व्यक्ति है। वास्तविक, जो वास्तव में है, जैसे जो वस्तु है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, रोकड़ है, माल है, भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, विनियोग है, बैंक, ये सारे हमारे वास्तविक होते हैं। अवास्तविक, जो खर्चे होते हैं, हानि होते हैं, नुकसान होते हैं, वो हमारे अवास्तविक होते हैं। वेतन है, किराया है। अब देखिए, व्यक्तिगत, वास्तविक और क्या होता है इनका, कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। रोज नाम चाहे खाता भाई आप देख लेना, खाता भाई रखने के क्या लाभ होते हैं, सही जानकारी मिल जाती है। मान लो आपने हज़ारों जनरल एंट्री की हैं, अगर आपसे कह दिया है कि कैश के बारे में जानकारी हो, बताइए हमें कि कितना लेना है, तो आप सारी जनरल एंट्रियों को देखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए लेजर बनाया जाता है, और लेजर में हम एक अकाउंट बना लेते हैं, कैश अकाउंट, तो उसमें हमें सारे लेन देन पता लग जाएगी और तुरंत हम आपको बता देंगे हमें कितना लेना है, कितना देना है। ऐसे सैलरी अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल बनाते हैं, तो उससे हमें आसानी रहती है। डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर है, तो तुरंत हम उसी अकाउंट को देखेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो इसलिए हमारे लिए ये लाभदायक है। तो ये लाभ आप देख लेना। इसके बाद हम बताते हैं तलपट क्यों बनाता है। गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, और ज़रूरी नहीं है वो गणितीय शुद्धता जांच दिखाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तलपट बनाने की विधि होती है जोड़ विधि और शेष विधि। अब देखिए कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो तलपट में प्रकट नहीं होती हैं। भूल, अब मान लो अगर कोई तुम लेखा ही करना भूल जाओ तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सैद्धांतिक, गलत, आयगत की जगह पूंजीगत, जब पूंजीगत की जगह आयगत का, अब आएगा तो पूंजीगत क्या है, सीधा सीधा हम जमा समझा देते हैं। पूंजीगत वो है जो तुम बैलेंस शीट में दिखाते हो। जैसे मान लो आपने भवन खरीदा, भवन खरीदने के समय मरम्मत कराई उसकी, तो वो पूंजीगत में ही आता है। आयगत क्या है, अगर मान लो भवन में आप सफ़ेदी करवाते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, वो हर साल कराते हैं,
तो वो हमारा आयगत है। क्षतिपूरक जो एक दूसरे की उचंत खाता क्या होता है, मान लो कोई हमारा टोटल नहीं मिल रहा है तो उस टोटल को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बैलेंस डाल देते हैं, उसे हम उचंत खाता करते हैं और धीरे धीरे इसमें से हम लेते हैं। मुख्य रोजनामचा आप ये देख, हाँ पूंजीगत और आयगत आप देख लीजिए। देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। पूंजीगत में बस आप ये सीधा सीधा ध्यान रखना, जो स्थायी संपत्ति है सीधा सीधा ध्यान रखना। आप जो बैलेंस शीट में आते हैं आइटम, फर्नीचर है, भूमि है, विनियोग है, लाइसेंस है, पेटेंट हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम आते हैं वो हमारे पूंजीगत होते हैं। और आयगत क्या होते हैं, जो डेली के खर्चे हैं, यानी कि जो हम संचालन के लिए करते हैं। देखिए कार्यालय व्यय मतलब व्यापार लावानी खाते में जो भी खर्चे आएंगे वो आयगत हैं। चिट्ठे में जो भी आएंगे वो हमारे पूंजीगत है। देखिए ये स्थायी प्रगति होते हैं, ये अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं, रोज के खर्चे हैं। ये वह कभी कभी किए जाते हैं, ये वह वर्ष में अनेक बार किए जाते हैं। तो इससे हमारा मेन है। अब स्थगित आयगत व्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका MCQ कई बार आ चुका है। स्थगित आयगत व्यय क्या होता है, जैसे मान लो कभी हमने कोई फर्म खोली या दुकान खोली तो उस समय हम जितना ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उसका हमें कई वर्ष तक फ़ायदा होता है, तो उसे हम स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। जैसे विज्ञापन कर दिया, प्रारंभिक व्यय, स्थापना व्यय, कटौती, आप लर्न कर लेना, इसमें से कोई ना कोई MCQ जरूर बनेगा। किन परिस्थितियों में आप आयगत व्यय को पूंजीगत मानते हो? अगर वेतन कर रहे हो वो स्थायी संपत्ति के लिए कर रहे हो तो वो पूंजीगत होगा। मजदूरी या स्थायी संपत्ति, यानी कि जो भी तुम खर्चे करते हो स्थायी संपत्ति में करोगे तो वो आयगत से पूंजीगत बन जाता है। तो ये आप देख लेना। इसके बाद हम आपको बताते हैं समाज योजना में क्या होता है। सही आर्थिक स्थिति पता लग जाती है और इसके समाज योजना हम आपको बता देंगे अद्यत। इसमें हमारे प्रेसिडेंसी दिवाला अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, ये इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ ये सरकारी केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार है, ये भी संपूर्ण राशि आती है इसमें सरकारी। लिपिक के लिए इसमें रूल होता है। देखिए एक लिपिक के लिए अधिक से अधिक 300 पूर्वाधिकार माना जाता है, इसमें 20 रुपये। एक मजदूर के लिए अधिक से अधिक 100, इसमें 20 माना जाता है। प्रेसिडेंसी और प्रांतीय में ये अंतर है। सुरक्षित लेनदार जो होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, इसमें ये सारे आते हैं जो जिनको हम सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, तो ये आप देख लेना। न्यूनतम कमी खाता ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी क्या क्या चीज़ें वो आप देख लेना। लावानी खाता और कमी खाता क्या है। लावानी खाता वित्तीय वर्ष में बनाया जाता है, ये दिवाली होने की दशा में बनाया जाता है। और आर्थिक चिट्ठा तथा स्थिति विवरण में तो आपको इतना नहीं करना है, हम केवल MCQ के लिए ये आपको पूरा बता रहे हैं। MCQ जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके लिए हम आपको ये थ्योरी समझा दे रहे हैं। शाखाएं होती हैं आश्रय, स्वतंत्र और विदेशी, तो इसका ये आप अंतर देख लेंगे। और शाखा समायोजन खाता इस तरीके से बनता है ब्रांच एडजमेंट। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे होते तो ये अच्छा रहता। अब न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, MCQ आते हैं। हाँ एक आप, तो इसलिए आप ये देख लेना। आप ये हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं थ्योरी। फाइनेंशियल मैनेज अकाउंटिंग है ये हमारी। हाँ विदेशी शाखा में आ सकता है कि स्थायी संपत्तियों किस तरीके से गणना करते हैं, क्रय की तिथि या प्रारंभ दर पर, स्थायी दायित्व स्वीकार करने की तिथि की दर या प्रारंभ दर पर, चालू संपत्ति अंतिम दर पर, चालू दर अंतिम दर पर, अन्य व्यय औसत दर पर, प्रारंभिक स्टॉक प्रारंभिक दर पर। तो ये आप याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बताते हैं आपको चंद खाता क्रय क्या होता है। क्रय पद्धतियों के मध्य क्रय का समझौता होता है, नगद मूल्य से अधिक होना चाहिए सुपुर्दगी पर। इसके बाद आप देख लीजिए अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क से आशय की संपत्ति को निश्चित अवधि में प्रयोग करने के प्रतिफल में देय उस राशि से है जो संपत्ति प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति के स्वामी को दी जाती है। देखिए ये सारी चीज़ों का अधिकार शुल्क होता है। खान का, पेटेंट का, कॉपीराइट, ये सारी ट्रेडमार्क, ये ईंट बनाने का अधिकार। इसमें हमारा शॉर्ट वर्किंग का क्वेश्चन आ जाता है MCQ में। शॉर्ट वर्किंग बराबर होता है
मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मान लो आपने रॉयल्टी 50,000 कमाई और न्यूनतम किराया 60,000 निश्चित कर रखा है, तो 60 में से 50 कम कर देना, वो शॉर्ट वर्किंग हो जाती है हमारी, कम काम जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा बहुत डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, केवल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि MCQ जो होते हैं वो किस तरीके से आएंगे, उसके लिए हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। नजराना क्या होता है? कभी कभी पट्टेदार को पट्टा लेते समय अधिकार शुल्क के अतिरिक्त कुछ राशि एक मुश्त रखनी पड़ती है। उक्त चुकाई की मुश्त राशि नजराना, जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे हमने आप दुकान लेनी है तो दुकान को लेने के लिए हम पहले से ही उसको एडवांस दे देते हैं, तो उसे हम सलामी, पगड़ी या प्रवाजी कहते हैं। यह नजराना पट्टेदार के लिए पूंजीगत हानि और भूस्वामी के लिए पूंजीगत लाभ होता है। तो इसकी एंट्री ये देख लेना। सिकमी किराया क्या होता है? सिकमी पट्टा होता है, जैसे मान लो हमने किसी से रेंट पर, रॉयल्टी पर लिया, तो हमने उसको और किसी को दे दिया, तो उसे हम बोलते हैं सिकमी। तो ये हमने आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, इनको आप पढ़ के देख लेना। ख्याति का भी क्वेश्चन आ जाता है, और ख्याति के मूल्यांकन की विधि आप जरूर पढ़ लेना। औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण, ये सब 12th लेवल के हैं। और वार्षिक विधि। गुप्त ख्याति क्या है? वसूली और पुनर्मूल्यांकन। तो जी हम इसलिए पूरा डिटेल में नहीं समझा रहे, क्योंकि आपको देखिए, यह खाता उस समय बनाया जाता है जब नए सहायता के प्रयास में फर्म को संबंधित दायित्वों पुराने मूल्य पर ही पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर नहीं दिखाया जाता है। जैसे मान लो किसी संपत्ति का 50,000 से 40,000 मूल्य हो गया, अब इसको हमको 50,000 पर ही दिखाना पड़ेगा, उसमें हम 40 पर दिखाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम गणना बनाम मरे का जो रूल है वो देखना चाहें आप देख लेना। लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर हमारा मेन है MCQ बेसिस हैं, इसलिए MCQ की वजह से हम आपको ये सारे करा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको MCQ वाले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये सारे MCQ हैं हमारे, इनको आप देख लेना। मोस्टली MCQ आएंगे इसमें, लेकिन हमने आपको फिर भी थोड़ी थ्योरी समझा दी है।